अगला क्वेश्चन लिखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? आवाज नहीं। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हेडिंग डालिए। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखा जाए, ध्यान देंगे, ये हमारे पास एक पात्र है। इस पात्र में अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दें, एक सेकेंड, यहां पर हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया, ठीक है। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, क्लियर। तो क्या होता है, इधर भी एक विलयन भरा हुआ है और इधर भी एक विलयन भरा हुआ है, दोनों साइड में विलायक होगा। तो होता क्या है, इसमें विलेय भी है, इधर भी विलेय है, इधर दोनों विलयन है, तो सिंपल सी बात है, विलेय विलायक दोनों ही होंगे, ठीक है। तो ये ऐसी झिल्लियां होती हैं जिनमें से केवल विलायक के अणु तो आर पार जाते हैं लेकिन विलेय के नहीं। मान लो, अभी हम उस चीज पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो परासरण की चर्चा हो जाएगी। अब ये मान लीजिए कि विलायक के अणु इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये ऐसी झिल्ली है जिसमें से विलायक के अणु तो आर पार हो जाएंगे लेकिन विलेय के नहीं। अगर ये विलायक के अणु हैं तो ये इसको पार कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर विलेय के अणु हैं तो विलेय के अणु इसको पार नहीं कर पाएंगे, इनकी यात्रा यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ये इसको पार नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके कणों का आकार बड़ा होता है, तो विलेय के अणु आर पार नहीं जा पाएंगे, विलायक के अणु आर पार चले जाएंगे। तो ऐसी झिल्लियां जिनमें से केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलेय के नहीं, ऐसी झिल्लियों को हम अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। क्या डेफिनेशन है? वे झिल्लियां जिनमें से केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलेय के नहीं, ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्लियां, यानी आधी वस्तु इधर से उधर चली जाएगी, ठीक है ना। और इसमें वस्तुएं कितनी है? एक विलेय है, दूसरा विलायक है। जब मेन गेट खोल दो जा करके, तुम चले जाओ, या 1 मिनट रुको, शायद 1 मिनट रुको, हो सकता है हमसे मिलने आए हो। तो ध्यान दीजिए, विलयन में कितनी चीजें होती हैं? 2 चीजें, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी आधी वस्तु इधर से उधर चली जाएगी, आधी नहीं जाएगी। तो विलायक के अणु तो आर पार हो जाते हैं लेकिन विलेय के नहीं हो पाते हैं, क्योंकि विलेय के कणों का आकार बड़ा होता है, विलायक के कणों का आकार छोटा होता है। क्लियर है? तो वे झिल्लियां जिनमें से केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलेय के नहीं, ऐसी झिल्लियों को हम अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इन झिल्लियों के रूप में कौन सी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है? कोशिकीय झिल्लियां। कोशिकीय झिल्लियां देखी हैं, हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना हुआ है, तो ये जिन झिल्लियों से कवर्ड है वो सारी झिल्लियां कैसी हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं। जब कभी हम पानी में ज्यादा देर तक काम करते हैं तो क्या होता है? उंगलियां जो है फूल जाती हैं और एकदम दबाओगे तो एकदम गद्दी जैसे लगने लगते हैं हाथ पैर, है ना। ज्यादा देर तक पानी में भिगो कर रखते हैं हाथ पैरों को, तो ऐसा होता है। तो क्या होता है? पानी इन कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है,
क्लियर है। इसी तरह से किशमिश होती है, किशमिश के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, अंगूर के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, सब क्या है? कोशिकीय झिल्लियां हैं। इसी प्रकार से अंडे की झिल्ली, अंडे को जब आप तोड़ेंगे तो उसका जो हार्ड पार्ट है और जो खाने वाला भाग है, उन दोनों के बीच में एक झिल्ली होती है, बहुत थिन झिल्ली होती है। वो क्या कहलाती है? अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो वो भी अर्धपारगम झिल्ली है। जितनी कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी कोशिकीय झिल्लियां, जिन झिल्लियों से कोशिकाएं कवर्ड हैं वो सारी झिल्लियां क्या हैं? अर्धपारगम झिल्लियां हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और कुछ झिल्लियां बना ली गई हैं कृत्रिम विधियों द्वारा, जैसे श्लेष्मायुक्त कापर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, श्लेष्मायुक्त कैल्शियम फास्फेट की झिल्ली। तो ये सारी झिल्लियां ऐसी झिल्लियां हैं जिनमें से विलायक के अणु तो आर पार हो सकते हैं लेकिन विलेय के नहीं। ऐसी सभी झिल्लियों को हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। तो एग्जाम्पल में कौन कौन है? बोलिए। कोशिकीय झिल्लियां। कौन सी झिल्लियां हैं? कोशिकीय झिल्लियां। और कौन कौन सी हैं? अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली। और कौन सी हैं? कृत्रिम विधियों द्वारा बनाई गई श्लेष्मायुक्त कापर फेरोसाइनाइड, कापर फेरोसाइनाइड। आवाज नहीं आनी चाहिए क्लास से। कामा, तुम क्यों बोल रहे हो पीछे? यही पहला ही फार्मूला आप फॉलो नहीं कर रहे हो अपने लिए तो क्या करोगे? पहली बार मैंने क्या बोली है कि क्लास को 100% ध्यान से सुनना है। तुम बात कर रहे हो, अभी क्लास से उठा देंगे हम। तो श्लेष्मायुक्त कापर फेरोसाइनाइड और क्या है? श्लेष्मायुक्त कैल्शियम फास्फेट। ये सारी झिल्लियां क्या हैं? अर्धपारगम्य झिल्लियां हैं, ETC। ठीक है। तो परिभाषा क्या है? वे झिल्लियां जिनमें से केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलेय के नहीं, ऐसी झिल्लियों को हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। और इन झिल्लियों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कोशिकीय झिल्लियां, अंडे की झिल्ली, श्लेष्मायुक्त कापर फेरोसाइनाइड और श्लेष्मायुक्त का कैल्शियम फास्फेट। क्लास में ही याद होना चाहिए। और जिन लोगों को इस रूप में नहीं पढ़ना है वो लोग यहाँ पर मत आए। ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पूरे बस थोड़े बच्चे पढ़ा लेंगे लेकिन पढ़ने वाले, ये नहीं कि क्लास में आए खाली मौज मस्ती करने, प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं। ये सब चीज़ें जो नहीं कर सकते हैं वो लोग ना पढ़ें, उनकी कोई यहाँ जरूरत नहीं है। अब तुम कहोगे कि सर बड़े घमंडी में भाषा में बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो, कहिए, हमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि ये क्लास है, हर जगह की मर्यादा होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ बैठे हैं। क्लास में बैठे हैं तो आपको क्लास में कैसे बैठना चाहिए, आपको आना चाहिए। एक गांव की चौपाल नहीं है, ना कि चुनाव की चर्चा होने वाली गांव की नुक्कड़ बैठक है जिसमें जो है इस तरह की बातें आप क्लास में आकर करें। यहाँ पर आप हमें सुनने आए हैं, ठीक है, तो आप हमें केवल सुनिए, आप अपनी मत सुनाइए। अपनी आप तब सुनाइएगा जब आपसे सुना जाए, तब आप नहीं बोलते हो जब सुना जाता है। तो परिभाषा क्या होगी? क्या परिभाषा है? क्या लिखोगे? वे झिल्लियां जिनमें से केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलेय के नहीं, ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? बिना देखे बोलो, बिना देखे बोलो। कोशिकीय झिल्लियां, दूसरी अंडे की झिल्ली, तीसरी श्लेष्मायुक्त कापर फेरोसाइनाइड। इसको दोबारा बोलो, श्लेष्मायुक्त कापर फेरोसाइनाइड। और तीसरी श्लेष्मायुक्त कैल्शियम फास्फेट। अगर आपने हमारी इन 3 बातों का पालन कर लिया ना, 3 में इस पहली वाली बात का ही अच्छे से कर लिया अगर, और इस बात का पालन कर लिया तो 2 अपने आप पालन हो जाएगी। तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसी सब क्लास में याद होता रहेगा। बस आप टेस्ट देते रहिए, थोड़ा बहुत घर में पढ़ते रहिए, आपका सिलेबस अपने आप हर समय 24 घंटे आप तैयारी के मूड में रहेंगे। और आप हमारी इस बात को नहीं मानेंगे तो फिर हम क्लास से बाहर कर देंगे। ये भी सुन लीजिए। और आपको कुछ याद होना नहीं, जब आपको कुछ याद नहीं होना है तो हम आपका यहाँ करेंगे क्या? ठीक है। ऐसा थोड़ी कि केवल यहाँ फीस के लिए पढ़ाया जा रहा है कि फीस दीजिए और बाद में बैठकर कुछ करिए।
तो विद्यार्थी होने की शर्तों का पालन आप करेंगे तभी इस क्लास में बैठ सकते हैं, अदरवाइज अपनी फीस पकड़िए और क्लास से बाहर जाइए। तो याद हो गया आप लोगों के लिए? तो लिख लीजिए, मैं लिखा रहा हूं, अपने आप लिख सकते हो। लिखो, बेझिल्लियां जिनमें से केवल, अभी विद्या मंदिर में पेपर आया है, प्री बोर्ड चल रहे हैं, 3 प्री बोर्ड हो चुके हैं, एक भी आधी रिएक्शन आधे नंबर का ऐसा नहीं जो हमारे नोट से बाहर गया हो। टोटल 100% पेपर आपकी कॉपी से आया। अभी तो कल मैंने जो टेस्ट लिया उसमें से बहुत सारी रिएक्शन पूछी गई, ठीक है। आज मैंने कुछ कंपाउंड दिए थे, स्टूडेंट बता रहे थे कि बोले सर ये कल भी आया था। तो आप पढ़िए, आपको 100% पेपर मिलेगा। 100% आप तैयारी करिए, किसी दूसरे से कंपटीशन मत करिए, खुद अपने आप को 100% दीजिए। बस एक सोचिए कि हम जो पढ़ेंगे पूरा 100% उस पर फोकस करके पढ़ेंगे, उसको 100% तैयार करके जाएंगे। हाँ, समस्या दुविधा तो तब है जब क्वेश्चन ऐसे आ गए 10-5 जो हमने पढ़ाई ही नहीं। दुविधा तो तब है जब पढ़ाई ही प्रश्न आ रहे, तब भी आप 100% नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपने भूल की है, अपने साथ धोखा किया है, पूरे वर्ष पढ़ाई अच्छे से नहीं की है। तो क्या लिखा, बेझिल्लियां जिनमें से केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलेय के नहीं। बेझिल्लियां जिनमें से केवल विलायक के अणु आर पार हो सकते हैं, विलेय के नहीं। ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम्य झिल्लियां कहते हैं। और कोई भी स्टूडेंट ये भूल ना करे कि पुराने स्टूडेंट्स की हम ले लेंगे कॉपी, ठीक है। क्या हुआ कि पुराने स्टूडेंट्स की कॉपी ले लेंगे, उससे अपना काम चला लेंगे, तो ये सारी चीजें ना करें, क्योंकि नोट्स रिफॉर्म कर रहा हूं मैं, बहुत सारी चीजें चेंज कर रहा हूं। एग्जाम्पल नोट कर लिया, अगला क्वेश्चन लिखिए। तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण क्या हैं? लिखिए, तनु विलयनों के अनुसंख्यक। बहुत सारे बच्चे हर साल ऐसा करते हैं ना कि पुराने स्टूडेंट की कॉपी ले ली और उसी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं चल पाएंगी। आप अगर मैंने किसी स्टूडेंट के पास देख ली पुराने स्टूडेंट की कॉपी, तो समझ लीजिएगा अपना नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि आपको लिखाया जा रहा है। तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण क्या हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण क्या हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? और ये अंग्रेजी लिखिए, तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण क्या हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? अंग्रेजी में हेडिंग डाल लीजिए सीधे। तो ध्यान देंगे, पहले तो ये जो पहला शब्द लिखा हुआ है तनु, इसी को समझ लिया जाए, क्योंकि इन शब्दों की बड़ी जरूरत पड़ेगी। और एक बात सुन लीजिए, आपको कोई सब्जेक्ट बोर कब करता है? जब आपको उसके कॉन्सेप्ट पता नहीं होते हैं।
आपने ऐसे अगर नोट्स में शब्दों को लिख रखा है जिनका मीनिंग आपको अभी तक पता नहीं है, जिनसे आप भली भांति परिचित नहीं है, तो वो सब्जेक्ट आपको परेशान करेगा। तो आपको चाहिए कि आपके कॉपी में, आपकी नोट्स में एक भी शब्द ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए जिससे आपकी जान पहचान अच्छी खासी ना हो। अब तनु लिख लिया तुमने, अब तनु का मतलब ही नहीं पता है। अब तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण सब पढ़ डाले, लेकिन तनु का ही मतलब नहीं पता था। ठीक है, तो ये भी सिद्धांत बनाइए पढ़ाई लिखाई का कि हम अपनी कॉपी में कोई भी शब्द, मेरी कॉपी में ऐसा मेरे नोट्स में नहीं होगा जिससे हमारा अच्छा खासा परिचय ना हो। ठीक है, जिसे हम भली बात जानते ना हो कि इसका मतलब है क्या। अब नहीं अगर मतलब पता है तो टीचर से पूछिए। ठीक है, फिलहाल मैं तो कोई ऐसा शब्द छोड़ता नहीं हूं जिसका मतलब आपको ना बताऊं, लेकिन बाई चांस में अगर भूल जाऊं बताने को तो आप हमसे पूछिएगा कि सर इसका क्या मतलब है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ा सरल हो जाएगा आपका आगे बढ़ना पढ़ाई लिखाई में। और आपने अगर ऐसे शब्द भर रखे हैं अपने नोट्स अपनी कॉपी में जिनका मतलब ही आपको नहीं पता है, तो फिर समझ लीजिए आपकी पढ़ाई लिखाई कठिन होना तय है। ठीक है, तो तनु और सांद्र दो शब्द होते हैं, इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तनु को अंग्रेजी में हम डाइल्यूट कहते हैं। तनु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डाइल्यूट कहते हैं। तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक अधिक होता है। विलायक अधिक नहीं बल्कि कहा जाए बहुत अधिक, बहुत अधिक होता है। जब विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती है तो ऐसे विलयनों को हम क्या कहते हैं? तनु विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहते हैं। आप जब लैब में गए होंगे कभी तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, ना किया हो तो अब करिएगा जाकर के। ऐसे लिखा होता है डिल HNO3, जो बोतलें रखी हुई हैं केमिस्ट्री के लैब में, तो वहां पर बोतलों पर इस तरह का लिखा होगा डिल का मतलब डाइल्यूट HNO3, ऐसे लिखा होगा डिल H2SO4। तो डिल नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3। इसका मतलब है तनु विलयन, तनु HNO3 है। दैट मीन्स HNO3 बहुत कम और जल बहुत ज्यादा है उस विलयन में, इसलिए उस पर डाइल्यूट HNO3 या डाइल्यूट H2SO4 जो भी विलयन है जिसका भी लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा विलयन क्या होता है? सांद्र विलयन। अब हम ये थोड़ी पढ़ाने जा रहे हैं, हम तो पढ़ाने तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण जा रहे हैं। लेकिन ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर इन शब्दों का अर्थ नहीं पता है तो फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तब आपकी पढ़ाई लिखाई सीधी सी बात है कठिन हो जाएगी। तो पढ़ाई लिखाई को हमें सरल कैसे करना है, उस कठिनाइयों को दूर कैसे करना है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं, कुछ छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आपको एकदम पढ़ाई में मजा आने लगेगा, पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी। जो सब्जेक्ट आपको बोर करता है वो बोर करना बंद कर देगा। कोई सब्जेक्ट बोर करता ही इसलिए है क्योंकि आप उसको उसके कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं। जिस दिन उसका कॉन्सेप्ट पता लग जाता है उस दिन वो सब्जेक्ट आपके लिए सबसे अच्छा लगने लगता है। तो सांद्र का मतलब यानी कंसंट्रेट, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट। सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेट, जिसमें विलायक अपेक्षाकृत कम हो, अपेक्षाकृत कम। विलायक कम तो बिल्कुल नहीं होगा, आप कहो कि विलय से भी कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। विलायक तो दोनों में ज्यादा ही होगा, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही ज्यादा, बहुत अधिक होगा। लेकिन इसमें अधिक तो नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, लेकिन विलय से अधिक ही रहेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। आप कहो विलय से कम हो जाए तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो इसमें भी जैसे आपने लिखा होगा, देखा होगा, कॉन्क HNO3, अभी ध्यान नहीं दिया है तो अब दीजिएगा। तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेट HNO3। अगर लिखा हुआ है कॉन्क H2SO4 तो इसका मतलब क्या होता है? कंसंट्रेट H2SO4। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इसको पढ़ने वाले नहीं हैं, इसका स्टडी हम लोगों को नहीं करना है। हमें इनका स्टडी करना है, तनु विलयनों का। इनको हम स्टडी करेंगे। और तनु विलयनों का मतलब ऐसे विलयनों को स्टडी करेंगे जिनमें विलायक बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो विलायक की मात्रा काफी अधिक है, विलायक काफी अधिक मात्रा में है, ऐसे विलयनों को हम कहते हैं तनु विलयन। और तनु विलयनों को ही हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे।
ठीक, तो तनु और सांद्र का मतलब समझ में आ गया। तो आगे बढ़ा जाए, तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण किसे कहते हैं। अब यहां पर आ जाइए, तनु हमने तनु का अर्थ समझ लिया, विलयन हम जानते ही हैं, पहले दिन ही पढ़ लिया। अब गुण, गुण तो जानते ही हो, यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तनु विलयनों के गुण पढ़ने जा रहे हैं। अनुसंख्यक अभी छोड़ दीजिए, क्या पढ़ने जा रहे हैं, तनु विलयनों के गुण पढ़ने जा रहे हैं। कैसे गुण पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे। बात पूरी हो गई। ऐसे गुण पढ़ेंगे जो किस पर निर्भर करेंगे, अणुओं की संख्या पर निर्भर करेंगे। यानी विलयन में जो विलयन आपने लिया तनु विलयन, उसमें भी किसी में अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो किसी में कम होगी, और उन अणुओं की संख्या, उन कणों की संख्या ज्यादा और कम होने से क्या होगा, क्या होगा, वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। कौन कौन से वो प्रॉपर्टी हैं उनको ही स्टडी करना है। और चूंकि अणुओं की संख्या को हम किस रूप में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, मोल के रूप में। किस रूप में पढ़ते हैं, मोल के रूप में। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या आ जाएगा, बताइए क्या डेफिनेशन आ जाएगा, तनु विलयनों के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलायक के कण या विलेय के, बताइए स्टडी हम किसका करेंगे, विलायक के कणों से हमें क्या मतलब, विलायक तो एक माध्यम है, स्टडी किसका करने जा रहे हैं, विलेय का स्टडी करने जा रहे हैं कि विलेय के कितने मोल घुले हैं, कितने कण घुले हैं, यही तो स्टडी करने जा रहे हैं। तो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन क्या निकल करके आ गया, तनु विलयनों के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या, बोलने की जगह पर क्या बोलना है, मोलों की संख्या, क्योंकि अणुओं की संख्या तो बहुत ज्यादा होती है। एक मोल बराबर होता है 6.023 गुणा 10⁻23। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक सेकंड पर सेकंड गिनेंगे तो कितने वर्ष लग जाएंगे, मैंने बताया था 10⁻16 वर्ष, 10⁻16 वर्ष नहीं, 10⁻16 वर्ष, इतने वर्ष लग जाएंगे। यानी इतनी तो हमारी उम्र भी नहीं, कई जन्म हो जाएंगे, है ना। तो अणुओं की संख्या को हम स्टडी नहीं कर सकते, हम उसमें उपस्थित मोलों को स्टडी कर सकते हैं कि कितना मोल है, क्योंकि एक मोल में ढेर सारे अणु आ जाएंगे। समझ में बात आ रही है। तो परिभाषा में अणुओं की संख्या लिखने से लिख दोगे तब भी गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन ये ज्यादा सही माना जाएगा, क्योंकि हम कणों की संख्या का निर्धारण मोल के रूप में करते हैं, ना कि उन कणों की गिनती के रूप में कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं करते हैं। समझ गए। तो परिभाषा क्या बनेगी, तनु विलयनों के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण कहा जाता है। क्या डेफिनेशन है, बोलिए, तनु विलयनों के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण कहा जाता है। अब हेडिंग देखे बिना बोलो, अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण क्या होते हैं, तो क्या बोलोगे, तनु विलयनों के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण कहा जाता है। परिभाषा याद हो गई। चलिए अगला देखिए। अब ये गुण कितने हैं, ये कुल 4 गुण है, चारों को पढ़ना है। चैप्टर लगभग थ्योरी इसकी जो है खत्म हो जाएगी, कुछ चीजें बचेंगी बाद में। पहला है परासरण दाब। पहला अनुसंख्यक गुण क्या है, परासरण दाब। दूसरा अनुसंख्यक गुण कौन है, बाष्प दाब का अवनमन। अवनमन माने होता है कम होना, यानी बाष्प दाब कम हो जाएगा, अणुओं की संख्या ज्यादा कम होने से बाष्प दाब परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। इनको रटना नहीं, क्योंकि इनको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। क्वथनांक का उन्नयन फिलहाल के लिए मैं भी याद भी आपको करा देता हूं। और चौथा गुण है हिमांक का अवनमन। ये 4 ही अनुसंख्यक गुण हैं, हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी हैं जो कि तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तनु विलयनों के अनुसंख्यक गुण कहलाते हैं। पहला क्या है, परासरण दाब। पहला क्या है, कुछ लोग बोलते नहीं, जैसे ये बच्चा इस बात को नहीं बोला, कहाँ खोए हुए हो तुम, ये ऐसे हटाओ, तुम ये ऐसे हटाओ। तो पहला क्या है, जोर से नहीं बोलना, आराम से बोलना, लेकिन बोलना जरूर है। पहला क्या है, दूसरा
बासदाव का अवनमन। तीसरा क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। चौथा, एक बार और बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक बार और, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब बिना देखे बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। याद हो गए? अब हम इनको डिटेल में जब पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। तो हम पहले सबसे क्या पढ़ेंगे? परासरण दाब पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे? परासरण दाब। लेकिन फिलहाल पहले लिख लीजिए। तो तन विलयनों के अनुसंख्यक गुण क्या है? तन विलयनों के वे गुण जो विलयन में उपस्थित, विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित लिख दोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपने पानी मिला दिया, आयतन बढ़ा दिया, घटा दिया, तो अनुसंख्यक गुण प्रभावित होंगे। तो लिखो तन विलयनों के वे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित, तन विलयनों के वे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित, जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तन विलयनों के वे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उन्हें तन विलयनों के अनुसंख्यक गुण कहा जाता है। उन्हें तन विलयनों के अनुसंख्यक गुण कहा जाता है। उन्हें तन विलयनों के अनुसंख्यक गुण कहा जाता है। नई लाइन लिखो। ये निम्न चार प्रकार के होते हैं। ये निम्न चार प्रकार के होते हैं। चारों के नाम लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये चारों लिख लिए आप लोगों ने। अब हम सबसे पहला गुण पढ़ने जा रहे हैं, परासरण दाब। लेकिन अब इसमें दो शब्द हैं। एक शब्द है परासरण और दूसरा शब्द क्या है? दाब है। एक शब्द परासरण है और दूसरा शब्द क्या है? दाब है। और इनसे दो चीजें बन गई, इन दो शब्दों से। परासरण, एक तो परासरण हो गया और दूसरा परासरण दाब। तो दोनों को अलग अलग पढ़ना है, ठीक है, कि परासरण क्या है और परासरण दाब क्या है। तो परासरण दाब हमें तब समझ में आएगा जब हम परासरण को जान लेंगे कि परासरण क्या होता है। तो आप क्वेश्चन लिखिए, परासरण किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार का होता है? परासरण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है? हेडिंग डालिए परासरण। परासरण और अंग्रेजी लिखिए ऑस्मोसिस। परासरण अंग्रेजी लिखिए ऑस्मोसिस। परासरण अर्थात ऑस्मोसिस क्या है, इसको जानते हैं। परासरण किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार का होता है? हेडिंग डाल लीजिए परासरण, अंग्रेजी लिखिए ऑस्मोसिस। अब देखिए क्या होता है, समझेंगे बहुत अच्छे से। यहां पर भी समझ सकते हैं, लेकिन चलिए अलग बना लेते हैं इसका डायग्राम, क्योंकि डायग्राम आपको बनाने को भी रहेगा। ये हमारे पास एक पात्र है। इस पात्र में हमने क्या किया? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को लगा दिया। इसको लगा दिया, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को यहां पर लगा दिया। दैट मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और एक साइड में हमने तन विलयन भर दिया, यानी कम सांद्रता वाला। तन विलयन बोले तो
कम सांद्रता वाला विलयन जिसमें जल अधिक है, जिसमें जल अधिक है और जो विलेय है वो थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का। लेकिन दूसरी साइड में हमने एक ऐसा विलयन लिया जिसमें विलायक तो कम है लेकिन विलेय बहुत है, पूरा विलेय विलेय ही है इसके अंदर, यानी ये सांद्र विलयन है। समझ रहे बात के लिए, एक ऐसा विलयन है सांद्र विलयन जिसमें विलेय बहुत अधिक मात्रा में है। तो यहां पर कौन सा विलयन हमने ले लिया है? सांद्र विलयन। ये सांद्र विलयन हमारे पास है। और इधर हमने कौन सा विलयन ले लिया है? तनु विलयन, यानी कम सांद्रता वाला विलयन जिसकी सांद्रता कम है। क्लियर? तो दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को हमने एक दूसरे से पृथक कर दिया। एक ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता कम है और एक ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता, अर्थात एक विलयन तनु है, दूसरा सांद्र है। तनु विलयन बोले तो इसमें जल यानी विलायक ज्यादा है, और सांद्र विलयन बोले तो इसमें जल यानी विलायक कम है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अर्ध पारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से केवल विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं, विलेय के नहीं। अब कोई भी चीज हमेशा किधर से किधर जाती है? हमेशा ज्यादा से कम की ओर जाती है, ज्यादा से कम की ओर जाती है। जैसे आप दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को लीजिए, मान लो ये दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं आपने ले ली, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है, तो दोनों को जब मिला दोगे तो ऊष्मा किधर से किधर जाने लगेगी? अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में जाने लगेगी। और ये कब तक चलेगा? जब तक दोनों वस्तुओं का ताप एक समान नहीं हो जाएगा। तो हमें सुन रहे हो, पीछे उसको सुन रहे हो? उसकी बात ज्यादा अच्छी लग रही तो उसको इधर बुला ले, हम भी नीचे बैठ जाएं। सुधर जाइए, क्लास में बैठना सीख लीजिए, हम बता रहे हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, गुस्सा आ गई तो क्लास से तुरंत बाहर कर देंगे। तो क्या बोला मैंने? जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को मिलाओगे तो ऊष्मा उच्च ताप की वस्तु से किधर जाने लगेगी? निम्न ताप की वस्तु की ओर जाने लगेगी। ऐसे ही हवा कैसे क्यों बहती है? जब एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वायु सघन है, यानी वायु के जो पार्टिकल्स हैं गैसों के वो पास पास हैं, एक ऐसा एरिया जहां वायु विरल है, यानी एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, तो क्या होता है? सघन से विरल की ओर वायु बहना शुरू कर देती है, जिधर ज्यादा है उधर से कम की ओर। तो सेम प्रोसेस यहां पर होने वाला है। विलायक किधर ज्यादा है? तनु विलयन में या सांद्र विलयन में? तनु विलयन में विलायक ज्यादा है, और विलायक ही तो इधर उधर होगा, विलेय तो हो नहीं सकता क्योंकि विलेय के कणों का आकार ज्यादा है। ना विलेय के अणु इधर से उधर जाएंगे, ना उधर के इधर आएंगे, आ ही नहीं सकते क्योंकि कणों का आकार ज्यादा है विलेय के कणों का, इसलिए विलेय के कण इधर से उधर या उधर से इधर नहीं हो सकते। तो विलायक के अणु ही आर पार जाएंगे पारगम अर्ध पारगम झिल्ली के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। तो किधर से किधर जाएंगे? तनु से सांद्र की ओर, सांद्र से तन की ओर। यानी विलायक के अणुओं का प्रवाह तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होगा। किसके अणु जा रहे हैं? ये विलायक के अणु। किसके अणु हैं? विलायक के अणु किधर से किधर जा रहे हैं? कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं। कहानी समझ में आ गई? किसी भी टॉपिक को एक कहानी के रूप में दिमाग में बसा लीजिए, उसको सुंदर अच्छे शब्दों में लिख दीजिए, डेफिनेशन के रूप में आपकी परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये कहानी समझ में आ गई है तो आप देखो डेफिनेशन कितनी सरल और सिंपल निकल करके आएगी। देखिए क्या परिभाषा होगी। जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, दोनों की सांद्रता भिन्न भिन्न है ना, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं। सिंपल, सिंपल है कि नहीं बताइए?
जो आपने सीखा वही वर्णन करके लिख दिया और परिभाषा कंप्लीट हो गई। और वरना रटते रहो, जब दो भिन्न भिन्न सांता वाले विलेनों को झूमो, यही करोगे, लिख नहीं पाओगे कभी। कितना याद करोगे, कितना रटोगे भाई। इसलिए सीखो समझो, सीखने समझने के लिए आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा। पूरा फोकस करोगे, 100% फोकस के साथ पढ़ाई करोगे, तभी ऐसा आप कर सकते हो, तभी अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रह सकते हैं और बड़ा सॉफ्ट तरीके से रह सकते हैं। ठीक है ना। और आपने रट्टा मारने वाली चीजों को पढ़ लिया, अगर दिमाग में भर भी लिया, तो बहुत वजन महसूस करेंगे आप। और अगर आराम से एकदम समझ करके सीख करके पढ़ा तो बड़ा हल्का महसूस करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, माइंड एकदम हल्का महसूस करेगा, हल्का फुल्का महसूस करेंगे और आपको वो चीज हमेशा याद भी रहेगी। तो पढ़ने लिखने के तरीके बदलिए। सफल होने वाले कोई काम अलग नहीं करते, वो भी वही पढ़ते हैं जो तुम पढ़ते हो सकता है वो तुमसे कम मेहनत करते हो, लेकिन वो तुमसे सफल हैं। क्यों है? क्योंकि उनका काम करने का तरीका, उनका पढ़ने का तरीका तुमसे अलग है। तो पढ़ने के तरीके बदल लीजिए। जिन तरीकों से आप लोग पढ़ रहे हो, इन तरीकों से काम चलने वाला नहीं, रट्टा मार मार के। समझ में बात आ गई है? तो क्या परिभाषा होगी? जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु अधिक कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं। या फिर वन लाइन डेफिनेशन लिखो। क्या डेफिनेशन? विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। वन लाइन डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। सिंपल। तो दोनों परिभाषा मेरे साथ बोलो। क्या परिभाषा है पहली? जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक दूसरे से अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। इस क्रिया को ही परासरण, या दूसरी परिभाषा क्या है? विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। तो लिख डालिए। लिखिए, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु, अपने आप लिख सकते हो, बोलो। तो विलायक के अणु, लिखो अपने आप, फिर चेक कराएंगे। क्या लिखा रहा था मैं? लिख लिया कि नहीं? जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु, यहां तक थे ना? तो विलायक के अणु तनु विलयन, वो अधिक कम सांद्रता वाले विलयन से, तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। क्या? तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। इस क्रिया को ही परासरण कहते हैं। इतना सही है? इस क्रिया को ही, पुनः सुन लीजिए क्या लिखा है आपने पहली परिभाषा में। जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। इस क्रिया को ही परासरण, परासरण अंडरलाइन करो, नई लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। विलायक के अणुओं का, नई लाइन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखो,
विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए, परासरण अंडरलाइन कर दीजिए, डायग्राम बना लीजिए। परासरण कितने प्रकार का होता है ये हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।